नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। देश भर में पेपर लीक का मुद्दा अब ज्वलंत होता जा रहा है। जहां एक तरफ सैकड़ों छात्र सड़कों पर हैं, दूसरी ओर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए प्रदर्शन कर रहा है। हाल ही में जहां बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को पुलिस ने डिटेन किया, वहीं संसद में अखिलेश यादव ने पीएम मोदी से पूरे मामले में जवाब तलब किया। दूसरी ओर विपक्ष के प्रदर्शन के खिलाफ अब बीजेपी भी मुखर हो गई है। बीजेपी अब कांग्रेस मुख्यालय के बाहर राहुल गांधी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन पर उतारू हो गई है। कुल मिलाकर देश भर में छात्रों के मुद्दे पर उबाल के साथ साथ राजनीतिक घमासान भी चरम पर पहुंचता जा रहा है। तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल ये कि क्या राजनीतिक पार्टियों के आंदोलन से पेपर लीक का मुद्दा सुलझ पाएगा। सवाल ये भी कि क्या कहीं ये छात्रों के भविष्य का मुद्दा पार्टियों के प्रदर्शन के बीच फीका तो नहीं पड़ जाएगा। एक सवाल ये भी कि राजनीतिक दलों के प्रदर्शन से आने वाले समय में क्या फायदा होने वाला है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो प्रदेश की सियासत में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन और पीएम आवास के बाहर कांग्रेस के बड़े नेताओं के धरने और गिरफ्तारी पर हुए बवाल के साइड इफेक्ट सब साफ नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के दफ्तरों पर प्रदर्शन कर इसे कांग्रेस की अराजकता का नाम दिया, तो कांग्रेस ने कई जिलों में जिला सचिवालय पर प्रदर्शन कर बीजेपी सरकार और पुलिस पर छात्रों और विपक्ष पर तानाशाही रवैया अपनाने और उनके आवाज को दबाने के आरोप लगाए। किसानों की महापंचायतें स्थगित होने के बावजूद संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों और नेताओं ने युवाओं के समर्थन में उतरकर भारत अमेरिकी ट्रेड डील के खिलाफ जगह जगह पर प्रदर्शन भी किया। कुल मिलाकर के अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चरम पर पहुंच गया है और आंदोलन भी यहां पर भड़कता हुआ नजर आ रहा है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर अब सरकार का रवैया क्या कुछ होने वाला है। सवाल ये भी कि अब ये छात्रों का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। सवाल ये भी कि क्या इसे राजनीतिक मुद्दा बना करके कांग्रेस इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। एक सवाल ये भी कि अखिलेश यादव ने पीएम मोदी से जवाब तलब किया है। क्या इस पूरे मामले पर पीएम मोदी खुद सामने आएंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक आंदोलन और उग्र होता जा रहा है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, पीएम मोदी ने यह साफ जरूर कर दिया है। लेकिन अब मांग हो रही है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, अमित शाह के इस्तीफे की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरे मामले पर जवाब देने की। सरकार का क्या कुछ फैसला होगा, सरकार किस ओर पहल करेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी और सामाजिक संगठनों के युवाओं के मुद्दों पर आंदोलन के 25वें दिन सियासी फील्ड की लड़ाई में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। दरअसल ये सियासी जंग इसलिए तेज हो गई कि मंगलवार को दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद एवं महासचिव प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव के पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठने और उनकी गिरफ्तारी पर हुए बवाल के बाद बीजेपी ने बुधवार को कांग्रेस के दफ्तरों पर प्रदर्शन करके इसे कांग्रेस की अराजकता करार दिया। बीजेपी की प्लानिंग इतनी जबरदस्त थी कि प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने रोहतक में कांग्रेस दफ्तर पर जाकर खुद प्रदर्शन किया। संसद के दरवाजे आपके लिए खुले हैं और हम हर तरह की चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन आप चर्चा करोगे कैसे? आपके पास कोई तथ्य ही नहीं है, क्योंकि जो भी चर्चा होती है वो तथ्य आधारित होती है। आपके पास कोई तथ्य नहीं है, इसलिए आपके सांसद कभी संसद को चलने नहीं देते, कभी सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम हो जाती है। उधर बीजेपी के प्रदर्शनों के खिलाफ कांग्रेस ने भी प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को जिला सचिवालयों पर प्रदर्शन करके छात्रों और विपक्ष को दबाने के आरोप लगाए और डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन दिए। यानी दिल्ली में पीएम आवास पर कांग्रेस के धरने के बाद हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस खुलकर आमने सामने आ गए। तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे? देखिए, जो मुद्दा है ये कोई एक शहर का या एक उसका वर्ग का नहीं है, पूरे देश का है। और पूरे देश में किसी भी स्टेट को उठाओ, पेपर लीक हो रहे हैं। सबसे पहले हरियाणा में हुआ था, उस टाइम हमने सवाल उठाया था। तो उस टाइम ये कहा था हरियाणा सरकार ने कि मेरे ख्याल 10-12 साल की बात होगी कि SIT बैठेगी, उसका रिपोर्ट निकालेगी। उसकी रिपोर्ट तो आई नहीं।
तो ये बार बार हो रहा है। किसी स्टेट में 10 पेपर लीक हुए हैं, किसी में 12 हुए हैं, किसी में 14 हुए हैं, किसी में 18 हुए हैं। और नीट का हर बारी, अब ये जो अब दोबारा टेस्ट लिया उस पर भी सवाल उठे हैं। वहीं मंगलवार को दिल्ली में किसान घाट पर किसानों की महापंचायत स्थगित होने के बावजूद बुधवार को किसानों ने जंतर मंतर के युवाओं के आंदोलन को समर्थन देने और भारत अमेरिकी ट्रेड डील के खिलाफ अपने प्रदर्शन जारी रखे। शो अभी जारी है, वैसे शाम तक कुछ बड़ा भी हो सकता है। मंत्री का इस्तीफा या फिर ठोस आश्वासन मिलने पर युवाओं का आंदोलन स्थगित। टोटल न्यूज़ हरियाणा ब्यूरो। तो बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने है। पेपर लीक और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सियासत अब और ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। देवेंद्र जी, छात्रों के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। हरियाणा कांग्रेस ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को गलत बताया है, साथ ही साथ प्रदेश भर के सभी जिलों में प्रदर्शन भी किया जा रहा है। कुल मिलाकर के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। प्रदर्शन से क्या रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अब प्रदर्शन का रास्ता अपना लिया है। देखिए प्रगति, आज आंदोलन का 25वां दिन है आज, लेकिन आज कुछ बीच में ऐसे लगा जैसे सरकार की तरफ से जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री और जितेंद्र सिंह जो प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री हैं, इन दोनों की ड्यूटी लगाई गई है कि काकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि या जो भी लोग आए उनसे बात करनी है। इस तरह का माहौल तैयार हो रहा है। हालांकि आज 25वां दिन है। अभी थोड़ी देर पहले तक ये है कि जैसे अभिजीत दीप के जो संस्थापक हैं काकरोच जनता पार्टी के, उनका ये बयान आया है, कल भी आया था आज भी, कि अगर बात करनी है तो आपको जंतर मंतर पे सरकार को आना होगा। सरकार के मंत्री जिसको भी सरकार भेजे, हम नहीं जाएंगे। दूसरा, थोड़ी सी और प्रगति अभी नजर आ रही है। आज ये 25वां दिन है अनशन का सोनम वांगचुक का। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जितेंद्र प्रसाद और जेपी नड्डा, जिनकी सरकार ने ड्यूटी लगाई है कि बातचीत का माहौल तैयार किया जाए, बातचीत शुरू की जाए। सोनम वांगचुक ने कुछ शर्तें रखी है कि आज 25वां दिन है, मैं अपना अनशन खत्म करता हूं। चूंकि 65 अलग अलग दलों के 65 सांसदों ने उनको चिट्ठी लिखी है, उनसे आग्रह किया है कि देश सेवा में, क्योंकि आपकी जान कीमती है, आप देश सेवा के लिए अपने आप को समर्पित आपने कर दिखाया है, लेकिन आगे भी देश को आपकी जरूरत है, तो अपना अनशन स्थगित कर दें, बाकी आंदोलन का फैसला होता रहेगा। तो आज चिट्ठी लिखी है जितेंद्र सिंह को और जेपी नड्डा को सोनम वांगचुक ने। उसमें थोड़ी शर्तें लगाई हैं। पहली ये कि सबसे पहले जिन बच्चों ने अपनी जान दी है आहत होकर बार बार पेपर लीक होने पर, उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा, जिस मुआवजे की पहले 1 करोड़ रुपया अभिजीत या काकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता मांग उठाते रहे कि 1-1 करोड़, या इन्होंने कहा है कि उचित आर्थिक सहायता दी जाए उन परिवारों को जिनके बच्चे नहीं है परिवार में जी। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि इस सारे मामले की संसद में सार्थक चर्चा हो, जवाबदेही तय हो, ताकि पता लगे ऐसा हुआ क्यों। और जवाबदेही में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी होना चाहिए, वो भी इसमें शामिल है जवाबदेही में, और जवाबदेही सामने आनी चाहिए। तीसरी बात, उन्होंने लद्दाख के बारे में लिखी है कि संविधान की 6ठी अनुसूची में 6 शेड्यूल में लद्दाख, जिसके लिए उन्होंने पहले भी एक बार ऐसे अनशन किया था, और एक ये कि लद्दाख के जंगल, जमीन को, पर्यावरण को, इनको बचाया जाए। ये कुछ मांगे रखे, वो अपना अनशन तोड़ने को तैयार है। सोनम वांगचुक, ये 1 घंटा 2 घंटा पहले की बात है, उन्होंने चिट्ठी लिखी है। अभी सरकार की तरफ से जवाब आएगा। कुल मिलाकर स्थिति ये है, जो कांग्रेस और बीजेपी का आमना सामने, देखिए ये हालात मेरे को लगता है तब बने जब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी कल जब पीएम आवास के बाहर अचानक एक सीक्रेट प्लान के तहत वो जाकर धरने पर बैठ गए। 3 घंटे तो उनको बैठने दिया गया, फिर पुलिस ने उठाने की कोशिश की, मैन हैंडलिंग हुई, धक्का मुक्की हुई। राहुल गांधी का कहना है कि मेरे को घसीटा गया, मेरे को 3-4 पंच लगे, खून भी आ रहा है उनका। और जब लौट कर उनको छोड़ा गया तो एक पांव में चप्पल थी और एक पांव बिना चप्पल के था। तो कुल मिला के इसके बाद जब कांग्रेस के साथ ये किया, देखिए चंडीगढ़ में राजभवन में हरियाणा के प्रदेश प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष ने पैदल मार्च किया, उनको रात को फिर पुलिस ले गई गाड़ी में। आज फिर धरने वगैरह हुए, लेकिन उससे पहले बीजेपी की प्लानिंग सॉलिड थी। आज बीजेपी ने कांग्रेस के दफ्तरों पर हरियाणा में प्रदर्शन किए और कांग्रेस की अराजकता कहा, प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देना। और आज फिर कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ जिला सचिवालय पर धरने प्रदर्शन किए हैं कुछ जिलों में, और डीसी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया कि
सरकार को चेताया जाए, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, मतलब अपनी अपनी कमीज को उजला दिखाने की कोशिश हो रही है। कुल मिला के आज 25वां दिन है, अभी तक मेरे को लगता है हो सकता है कोई रात तक बात बन जाए, क्योंकि केंद्र सरकार ने पहल की है। जेपी नड्डा बहुत सुलझे हुए मंत्री हैं, उनको और जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय के जो मंत्री हैं, इनकी ड्यूटी लगाई गई है। और जिस तरीके से सोनम वांगचुक का एक लेटर चिट्ठी पर सरकार को गई है, लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अनुकूलता नजर आ रही है। हो सकता है कोई फैसला आज कल में हो जाए। ठीक है महेश जी, सवाल ये कि जिस तरह से लाठीचार्ज और प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से लाठीचार्ज का विरोध किया गया विपक्षी दलों की तरफ से भी और छात्रों की तरफ से भी, लेकिन इस दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करना, महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता करना, ये किस तरह का प्रदर्शन? सबसे पहला सवाल। दूसरी ओर जिस तरह से जेपी नड्डा को एक कमान सौंपी गई, जेपी नड्डा बातचीत करने के लिए तैयार है, जितेंद्र सिंह ने और जेपी नड्डा ने सोनम वांगचुक से मुलाकात भी की और हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया जा रहा है। बातचीत की टेबल पर सरकार आना चाह रही है, लेकिन बातचीत का रास्ता अपनाना भी तो जरूरी है। प्रदर्शन और आंदोलन के बाद बातचीत किस तरह से संभव हो पाएगी? यहां प्रदर्शन रुकना बेहद जरूरी है और उसके बाद बातचीत करना जरूरी है, शायद तभी इस मुद्दे का हल निकल पाएगा। अब किसानों का समर्थन मिल गया है, छात्रों को, और जिस तरह से प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है, कब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा? और अब राजनीतिक दलों का भी इसमें कूद जाना प्रदर्शन में, बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने स्तर पर एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। राजनीतिक मुद्दा तो बन ही रहा है, लेकिन इस प्रदर्शन के माध्यम से क्या इसका समाधान निकल पाना संभव होगा? प्रगति, सबसे पहली बात तो यह है कि जब इस तरह के हालात, इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई, नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों ने सुसाइड करना शुरू किया, कई सारी छात्रों की जो सुसाइड की घटना है वो सामने आई, तो उसके बाद हम और आप लगातार ये सवाल कर रहे थे कि अब विपक्ष की भूमिका क्या है। और ये लगातार कहा जा रहा था कि देखिए छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन करने का काम तो विपक्षी दलों का था। जब विपक्षी दल विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, विपक्षी दलों में अगुवाई अभी राहुल गांधी की आप मानकर चलिए, तो राहुल गांधी जब उनके यानी स्टूडेंट्स के समर्थन में और प्रधानमंत्री आवास के बाहर जब धरने पर बैठ जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि ये राहुल गांधी का जो प्रोटेस्ट है वो गलत कैसे है, विपक्षी दलों का जो प्रोटेस्ट है वो गलत कैसे है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं कि आप कांग्रेस पार्टी के जिला मुख्यालयों के बाहर जाकर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का विरोध आप कांग्रेस पार्टी का करना चाहते हैं। आपको कुछ सवाल हैं जो स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहे हैं, देश की सरकार को उसके जवाब देने हैं, लेकिन राजनीति अगर कोई कर रहा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी मुझे लग रहा है कि कांग्रेस से ज्यादा कर रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के जिला मुख्यालयों पर, कांग्रेस पार्टी के कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने की भारतीय जनता पार्टी को आखिर जरूरत क्या है? और अब अगर आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर कि वो राजनीति कर रही है, तो ये राजनीति अगर स्टूडेंट्स के समर्थन में विपक्षी दल खड़े नहीं होंगे तो फिर ये सवाल विपक्षी दलों के लिए आएगा कि जब संघर्ष की बात थी, जब मुकाबले की बात थी, जब हालात पर जो काबू पाने की कोशिश सरकार लाठी के जरिए कर रही थी, तो उस वक्त विपक्षी दलों ने अपनी आवाज को बुलंद क्यों नहीं किया? अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग साबित करें कि कांग्रेस पार्टी के कार्यालयों के बाहर बैठकर आप विरोध प्रदर्शन कर क्या कुछ साबित करना चाहती हैं। ये सबसे बड़ा सवाल मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना होगा। देखिए, एक सवाल आपका ये भी था कि मीडिया के पत्रकारों के साथ मारपीट की गई, उनके साथ जो है छीना झपटी की गई। देखिए, मर्यादा अगर समुद्र लांघ देता है तो वो भी कहीं ना कहीं तबाही का कारण बनता है। मर्यादा अगर मुझे लगता है कि अग्नि अगर अपनी मर्यादा को लांघ देती है तो वो सब कुछ भस्म कर सकती है। और यहाँ ये भी समझने की जरूरत है कि वो स्टूडेंट्स जिन लोगों का विरोध कर रहे हैं वो दरअसल गोदी मीडिया का विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मर्यादा अगर लोकतंत्र में मर्यादा अगर मीडिया अपनी लांघ देगी तो फिर इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, उनसे आप इनकार नहीं कर सकते। मैं किसी भी सूरत में ऐसी किसी भी घटना को जायज या सही नहीं ठहराता, लेकिन बात मर्यादा की आएगी तो मर्यादा अगर कोई भी लांघने की कोशिश करेगा तो यकीनन उससे संकट पैदा होगा ही। जो मर्यादा लोकतंत्र में एक मीडिया संस्थान को निभानी चाहिए, अगर वो उस मर्यादा से पीछे हटते हैं या उसमें फेरबदल करते हैं, किसी तरह का धोखा अगर लोकतंत्र में जनता के साथ करते हैं तो फिर इस तरह की परिस्थितियां पैदा होंगी ही, आप उन्हें टाल नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की परिस्थितियां इस वक्त स्टूडेंट्स के सामने बनी हुई थी, उस तरह की परिस्थितियों में ये बेहद जरूरी
था कि आपने स्टूडेंट्स पर लाठियां भाजने के बाद ही बातचीत के सिलसिले की शुरुआत क्यों की? आप ये काम पहले भी कर सकते थे, सरकार इस तरह की कोशिशें पहले भी कर सकती थी, और शायद मुझे लगता है कि बेहद आसान सरकार के लिए होता अगर किसी के खिलाफ कोई कार्यकुशलता में अगर कमी की बात आई है तो फिर उसे अपने पद से इस्तीफा देने में गुरेज क्यों है। आपको याद होगा कि यूपीए गवर्नमेंट में एक के बाद एक इस्तीफे हुए, कि किस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो तुरंत इस्तीफा हुआ, किसी पर भी अगर किसी और अन्य तरह का कोई भी आपराधिक मामला अगर किसी केंद्रीय मंत्री के खिलाफ, किसी मंत्री के खिलाफ अगर दर्ज हुआ तो उनसे इस्तीफा ले लिया गया। आपको याद होगा कि हरियाणा की बात की जाए तो गोपाल कांडा पर भी एक जो है सुसाइड में आरोप लगाए गए थे, और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही गृह मंत्री की कुर्सी से उन्हें उतार दिया था। और एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी में इस तरह के मामले आपको देखने को मिलेंगे जहां अपने पद से इस्तीफे देने पड़े, किन्हीं अलग अलग वजहों से देने पड़े। अब अगर कार्यकुशलता में कमी बतौर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की साबित हो चुकी है और उस कमी के बाद भी अगर बातचीत के लिए तैयार नहीं है, तो मुझे लगता है कि फिर विपक्ष जो भूमिका निभा रहा है उसे आप गलत, नाजायज कैसे ठहराएंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से विपक्ष आवाज बुलंद कर रहा है। छात्रों की आवाज को संसद तक पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है सोनी जी, क्योंकि शायद आज इसीलिए विपक्षी दल काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे और सरकार से जवाब तलब करने की कोशिश भी की गई। अच्छी बात यह रही कि अखिलेश यादव ने एक बहुत अच्छी बात की कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बाद में भी लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो हालात देश में बने हुए हैं उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है कि मोदी सरकार की अब तक की कार्यशैली को देखा जाए तो इन 12 वर्षों में मोदी सरकार ने सिर्फ एमजे अकबर का ही इस्तीफा लिया है। जो मी टू में आरोपित हुए थे तो उनका इस्तीफा मांगा गया था। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी मंत्री से इस्तीफा नहीं मांगा गया। अब धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाएगा, इसमें संदेह है। धर्मेंद्र प्रधान को इसलिए नहीं हटाया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी यह प्रभाव नहीं देना चाहती कि वो विपक्ष के दबाव के आगे झुक गई है। तो इसलिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा ये तो संभव है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली यही बताती है कि ये मामला अब राजनीतिक हो गया है। अब ये राजनीतिक लड़ाई है। अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को ये सिद्ध करना चाहती है कि कांग्रेस देश विरोधी है। जो विपक्ष की रचनात्मक भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका ना निभाकर अराजकता की स्थिति पैदा कर रही है। और ये बात है कि कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ये सिद्ध कर रही है कि नाकाम रही है। अब पेपर लीक के अंदर जो भी भूमिका थी, जिन भी लोगों की भूमिका थी, उसमें थे 13 लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की जो सांसदों की हर मंगलवार को बैठक होती है, जब भी संसद का सत्र होता है तो मंगलवार को बैठक लेते हैं, जिसे मंगल मिलन का नाम दिया जाता है। तो उस बैठक के अंदर भी कहा है ये घोर अपराध है और जो भी दोषी होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान पर कोई आंच आएगी ऐसा दिखाई देता नहीं है। देखिए, ये आंदोलन अब राजनीतिक हो गया है। जो वास्तविक कारण थे वो पीछे रह गए हैं। अब शिक्षाविदों की भी इसमें राय ली जानी चाहिए। देखिए, पेपर लीक तो किसी भी शासन में काल में हो सकते हैं, उसके लिए व्यवस्था बनी हुई है। अब ये कहीं कहाँ नाकामी रही, उस नाकामी को ढूंढने की बजाय अगर राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाएगी, जो वास्तविक कारण है वो तो पीछे छूट जाएंगे। ये ठीक है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो छात्रों को अगर हम कहें कि सरकार परीक्षा के लिए फीस नहीं लेगी तो उससे कोई समाधान नहीं है। लेकिन छात्रों को जो असुविधा हुई है, जो छात्रों के भविष्य पर आंच आई है, वो निश्चित ही चिंता का विषय है। सरकार ने अपनी हमदर्दी भी दिखाई है, लेकिन मूल कारण ये है, ये जो राजनीतिक लड़ाई है इसका अंत कहाँ होगा? अगर भारतीय जनता पार्टी आज विपक्ष में होती, मतलब सत्तारूढ़ दल ना होती, तो भारतीय जनता पार्टी भी वही करती जो आज कांग्रेस कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन विपक्ष का काम है, तो विपक्ष का काम है कि छात्रों के साथ खड़े होना। अगर विपक्ष खड़ा नहीं होगा तो कौन खड़ा होगा? तो इसलिए कांग्रेस अपनी भूमिका निभा रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने बचाव में है, क्योंकि सरकार है। तो सरकार के कारण भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष को मजबूत कर रही है। तो एक दूसरे को ये सिद्ध करने की होड़ लगी हुई है कि कौन सा दल जो है जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा, कौन राष्ट्र विरोधी है। तो देखिए, इस सारे घटनाक्रम से विदेशों में भारत की छवि पर आंच आई है। विदेशी मीडिया में भी इस तरह की घटनाओं को प्रमुखता मिली है। तो ये माना जा रहा है कि देश के अंदर जो स्थिति है वो सामान्य नहीं है। देखिए, छात्रों में असंतोष होना स्वाभाविक है। इस असंतोष का हल ढूंढने की बजाय छात्रों पर लाठीचार्ज, अश्रु गैस या उन पर अमानवीय व्यवहार किया जाए तो कोई इसको स्वीकार नहीं कर सकता।
हाँ, छात्रों को बुलाकर बातचीत करनी चाहिए, उन्हें आश्वस्त किया जाना चाहिए, उनकी मांगें उचित हैं, लेकिन अगर छात्र भी अगर आंदोलन की दिशा मोड़ देंगे तो वास्तविक कारण पीछे छूट जाएंगे। इस समय सारा घटनाक्रम राजनीतिक बना हुआ है और राजनीतिक घटनाक्रम से जो वास्तविक मुद्दे हैं वो पीछे छूट गए हैं और समस्या का समाधान इससे होने वाला नहीं है। बिल्कुल महेश जी, लेकिन सवाल यहाँ पर एक और बड़ा निकल करके सामने आ रहा है कि जिस तरह से सोनी जी ने भी जिक्र किया कि ये पूरा मामला अब राजनीतिक मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये राजनीतिक मोड़ लेने के बाद छात्रों का ये प्रदर्शन, छात्रों का की ये जो आवाज़ है या ये छात्रों का मुद्दा कहीं फीका तो नहीं पड़ जाएगा? देखिए प्रगति, अगर किसान आंदोलन की बात की जाए तो उस वक्त ये कहा गया था कि एक जाति विशेष का आंदोलन है, और किसी भी दूसरे आंदोलन में अगर किसी अन्य प्रदेश में किसी आंदोलन की बात की जाए तो फिर ये कहा जाता है कि ये जो है जाति विशेष का आंदोलन है। और किसान आंदोलन की बात की जाए तो किसान आंदोलन के दौरान भी आपको याद होगा पाकिस्तानी शब्द भी आया था, खालिस्तानी शब्द भी आया था, और उसके साथ ही फिर बाद में आखिर में ये भी कह दिया गया था कि एक जाति विशेष का आंदोलन है। तो ये मानकर चलिए कि आंदोलन जब भी होगा तो फिर उसे तोड़ने की कोशिशें की जाएगी, फिर कभी कहा जाएगा उसे अगड़े पिछड़े में तोड़ने की कोशिश की जाती है, फिर कभी स्वर्ण और दलित में उसे बांटने की कोशिश की जाती है। तो अभी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि स्टूडेंट्स को जातियों में बांटना बड़ा मुश्किल है, अगड़े और पिछड़े में बांटना बड़ा मुश्किल है, स्वर्ण और दलित में बांटना, अनुसूचित जाति में बांटना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में अब क्या कहा जाएगा? अब यही कहा जाएगा कि राजनीति इसके पीछे है। यकीनन राजनीति इसके पीछे है, लेकिन राजनीति समर्थन के लिए आई है। जो काम कांग्रेस पार्टी खुद नहीं कर पा रही थी, स्टूडेंट्स ने वो कर दिखाया। जो किसान 13 महीनों में देश की संसद के करीब नहीं पहुंच पाए थे, वो जो है स्टूडेंट्स ने कर दिखाया। वो जो है प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंच गए, वो पार्लियामेंट के बेहद करीब यानी बेहद नजदीक पहुंच गए। 13 महीनों में जो किसानों से नहीं हुआ वो स्टूडेंट्स ने कर दिखाया। तो मानकर चलिए कि इस तरह की परिस्थितियां जब पैदा होंगी तो उसके बाद कहा यही जाएगा कि इसके पीछे राजनीति, और ये बयान गलत भी नहीं है, इसके पीछे राजनीति है। लेकिन विपक्षी दल अगर इस परिस्थिति में उनकी आवाज के साथ यानी स्टूडेंट्स की आवाज के साथ अगर अपनी आवाज को नहीं मिलाएंगे तो फिर विपक्ष अपनी जो अहमियत है वो खो देगा, अपना वजूद खो देगा। फिर सवाल यह भी होगा कि जब स्टूडेंट संघर्ष कर रहे थे तो बतौर विपक्षी दल लोकतंत्र में विपक्षी दलों की भूमिका क्या थी? किसी भी संघर्ष के साथ खड़े होना, उसे मजबूती देना, ये विपक्ष की भूमिका थी। तो ऐसे में अगर कांग्रेस या तमाम जो समाजवादी पार्टी की बात की जाए, तमाम जो सहयोगी दल हैं, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और तमाम उनके सहयोगी दल अगर इस संघर्ष में स्टूडेंट्स के साथ नहीं खड़े हुए तो फिर उनके वजूद पर सवाल आएगा। तो मानकर चलिए इस बात से मैं इनकार नहीं करता कि इसके पीछे दूसरे राजनीतिक दल हो सकते हैं, लेकिन असल मुद्दा तो स्टूडेंट्स का है। और ये मुकाबला और ये शुरुआत भी स्टूडेंट्स ने पहले की थी। विपक्षी दल और तमाम राजनीतिक दल तो बाद में स्टूडेंट्स की भूमिका को देखते हुए और लाठीचार्ज के घटनाक्रम को देखने के बाद जो है ये विपक्षी दल जो है स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे राजनीति है, लेकिन इसके पीछे राजनीति क्यों है ये भी मैंने अपने तमाम दर्शकों के सामने रखने की कोशिश बिल्कुल निश्चित रूप से मामला राजनीतिक मोड़ ले चुका है, लेकिन अब इस मामले का निष्कर्ष क्या होगा? क्या सरकार एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर आएगी? क्योंकि युवा सड़कों पर हैं, आक्रोशित हैं, और अब पूरे मामले में राजनीतिक समर्थन भी युवाओं को मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या होगा इस पूरे मामले का हल, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। आज की बड़ी बहस में फिलहाल इतना।